हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। तो अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें अपने एनपीए के बारे में पढ़ा और उसमें मैंने आपको बताया कि इसके बारे में अपने पढ़ेंगे कि जब एनपीए हो जाता है तो उसकी जो आगे की कार्रवाई है वो किस हिसाब से होती है, या उसके मामले है वो कहाँ पर सुने जाते हैं, कहाँ पर इसके मामले सुलझाए जाते हैं। तो इसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो करते हैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब एनपीए हो गया तो पहले क्या था कि पहले जो एनपीए के जब एनपीए हो गया तो एनपीए के मामले जाते थे कोर्ट में, ठीक है। यानी एक प्रकार की कोर्ट थी, वहां पर वो मामले बैंक रखता था, उसके बाद उसकी सुनवाई होती। यानी बैंक के पास एक पावर नहीं थी कि वो सीधा उसने लोन दिया है तो वो सीधा जिस प्रॉपर्टी पर या जिस एसेट पर लोन दिया तो उस पर अधिकार कर ले। पहले ये सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो पहले क्या थी, ये कोर्ट थी जहां पर इनका सुनवाई होती थी। अब बैंक बोले यार एक तो पैसा दे दिया, ये गुनाह थोड़ी कर दिया मैंने, ठीक है, परंतु ये एक प्रोसीजर था। तो पहले क्या था, जो एनपीए के मामले थे, जो एनपीए के मामले थे वो कहां पे जाते थे, वो जाते थे स्टूडेंट एक डीआरटी बोलते थे। डीआरटी इसकी फुल फॉर्म थी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसकी जो स्थापना हुई थी स्टूडेंट वो हुई थी 1993 में। एक रिपोर्ट थी तिवारी कमेटी, तिवारी कमेटी की रिपोर्ट पर। तो डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना 1993 में तिवारी कमेटी की रिपोर्ट पर की गई। अब इसमें क्या था कि जो एनपीए हो गया, जैसे मैंने बताया कि ये एनपीए 90 दिन बाद, फार्मर के लिए 180 दिन, तो उसके बाद में जो मामले थे वो कहां पे जाते थे, डीआरटी में। डीआरटी क्या थी, ये एक प्रकार की कोर्ट ही थी जो कहां पे सिचुएटेड होती थी, ये होती थी हाई कोर्ट परिसर में। ये क्या थी, ये एक प्रकार की कोर्ट थी, ठीक है। जो कहां पे होती थी, मेनली जो हाई कोर्ट परिसर है अलग अलग स्टेट का, वहां पे ये सिचुएटेड होती थी। और अगर मैं अपने बात करूं कि इंडिया में टोटल कितनी डीआरटी है, तो ये 33 डीआरटी है, ठीक है। कितनी है, 33 डीआरटी। और एनपीए हो गया, वो डीआरटी में केस फाइल होता, फिर उसकी सुनवाई होती, उसके बाद में स्टूडेंट क्या था, अलग अलग जो निर्णय थे वो निकल के आते हैं, ठीक है। तो हाईकोर्ट परिसर में ये होता है, इसमें जो रिटायर्ड जज होते हैं वो सुनवाई करते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं आपको लिमिट बता देता हूं कि डीआरटी में पहले तो थी कि 10 लाख से ऊपर के मामले जाते थे, ठीक है। बट अब डीआरटी की ये जो लिमिट है वो कर दी है, वो कर दिया 20 लाख। यानी डीआरटी में अबाउट 20 लाख के जो मामले हैं उनकी सुनवाई की जाती है। 20 लाख से ऊपर के मामलों की सुनवाई होती है, ठीक है। तो इससे पहले क्या थी, इससे पहले थी 10 लाख, तो 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 20 लाख। ये याद रखना, 10 लाख से कर दी है 20 लाख, ये अपने को याद रखना है। तो डीआरटी एक प्रकार की कोर्ट थी जहां पर एनपी के बाद मामलों की सुनवाई होती, फिर उनका क्या रिजल्ट आता, क्या बैंक की रिकवरी होती या नहीं होती, जो इसने लोन दिया था उसके हक में फैसला गया। यानी ये क्या था, ये कहीं ना कहीं माइंड को पजल करने वाला एक सिस्टम था। बाद में क्या हुआ कि डीआरटी के बाद में क्या हुआ स्टूडेंट, इसके बाद में एक एक्ट आया, ठीक है, जिसको अपने सरफेसी एक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद में स्टूडेंट आया सरफेसी एक्ट 2002। उसमें क्या था कि बैंक को एक पावर दे दी कि आपने अगर लोन दिया है तो उस एसेट पर, जो जिस पर्टिकुलर एसेट पर आपने लोन दिया है उस पर आप कब्जा कर सकते हो, बैंक अपना दावा रख सकता है उस प्रॉपर्टी पर, क्योंकि उसने उस एसेट पर लोन दिया है। अब पैसा नहीं आ रहा तो वो एसेट पर कौन कब्जा करेगा, अब बैंक ही करेगा। तो इसके बाद में आया सरफेस एक्ट, जिसने बैंकों को पावर दी कि हाँ, अगर आप
ने लोन दिया है तो आपको कोई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आपने कोई गुनाह थोड़ी किया है। अगर जिस एसेट पर आपने लोन दिया है, जिस संपत्ति पर आपने लोन दिया है, उस पर आप अपना हक जमा सकते हो या अपना कब्जा है वो कर सकते हो, उसको उसको सेल करके अपनी रिकवरी कर सकते हो। वो बैंक के जो राइट में सब कुछ बातें थी। तो इसके बाद में स्टूडेंट सरफेसी एक्ट, दो हजार दो, सरफेसी एक्ट 2002। अब एक सरफेसी एक्ट है, इसके बारे में हमने पढ़ेंगे कि सरफेसी एक्ट है, उसने क्या किया कि बैंकों को एक पावर दे दी कि आपको ये पावर मिलती है कि आप जिस एसेट पर आपने लोन दिया है उस पर आप अपना अधिकार बता सकते हो। तो सबसे पहले सरफेसी की फुल फॉर्म अपने को पता होनी चाहिए कि सरफेसी की जो है फुल फॉर्म वो क्या है। तो ऐसे है सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन ऐसे है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन एसेट्स एंड enforcement of reconstruction of F रहेगा, reconstruction of financial assets, reconstruction of financial assets and enforcement of security interest, of Security Interest Act 2002। यानी सरफेसी की अपने को फुल फॉर्म याद होनी चाहिए कि क्या है। और ये एक्ट कब आया? ये एक्ट आया 2002 में। अब देखिए ये सरफेसी एक्ट है, इसमें और क्या क्या बातें हैं। सरफेसी एक्ट सबसे पहले बात यह कि बैंकों को इसने पावर दे दी कि आप सीधा अपनी उस एसेट पर कब्जा कर सकते हो जिस पर आपने लोन दिया है। अब बात आती है कि सरफेसी एक्ट है वो किस किस कंडीशन में लगता है और किस किस कंडीशन में नहीं लगता। तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए सरफेसी एक्ट उसी पर लगेगा, इसकी कंडीशन है सबसे पहले ये कि अकाउंट एनपीए होना जरूरी है। अकाउंट एनपीए होना मस्ट है। जिस भी अकाउंट पर आप एनपीए लगाना चाहते हो या जिस भी पर्सन पर आप एनपीए लगाना चाहते हो तो उसका अकाउंट जिस भी पर्सन पर आप सरफेसी एक्ट लगाना चाहते हो तो उसका अकाउंट सबसे पहले एनपीए की श्रेणी में होना जरूरी है। अब इसके बाद में आता है अमाउंट की बात कि कितनी अमाउंट से ऊपर आप सरफेसी एक्ट लगा सकते हो उस पर्सन पर। तो 1 लाख से ऊपर की अमाउंट पर आप सरफेसी एक्ट लगा सकते हो। अबव 1 लाख से ऊपर की राशि पर, ठीक है, यह एक्ट लगता है, यह एक्ट लगता है। नंबर 3 बात आती है कि अगर किसी पर्सन ने अपने लोन का 80% जो हिस्सा है वो बैंक को चुका दिया है तो उस पर
सरफेसी एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर 80% लोन बैंक को पे कर दिया है तो यह एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर बैंक को उस पर्सन ने 80% लोन पे कर दिया और 20% पेंडिंग है तो उस पर्सन पर सरफेसी एक्ट के अंडर में वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो लोन है वो थोड़ा ही बाकी है। इसके बाद लास्ट एंड इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो सरफेसी एक्ट है ये एग्रीकल्चर लोन पर नहीं लगा सकते। ठीक है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, एग्रीकल्चर लोन पर नहीं लगता। ये अपने को ध्यान रखना है कि जो सरफेसी एक्ट है वो किस प्रकार के लोन पर नहीं लगा सकते, वो नहीं लगा सकते एग्रीकल्चर लोन पर। अब देखिए इसमें जो बैंकों को पावर दे दी कि हम इस एक्ट के द्वारा आपकी जो प्रॉपर्टी है या जो आपका जो एसेट है उस पर कब्जा कर सकते हैं। बट इसमें क्या हुआ कि एक सेक्शन और दिया गया सरफेसी एक्ट में, जो सरफेसी एक्ट का जो सेक्शन 13(2) है उसमें एक बात कही गई है कि आप जिस भी पर्सन पर सरफेसी एक्ट लगाना चाहते हो तो उसे 60 दिन पहले एक डिमांड नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से उसके एड्रेस पर भेजना है। ठीक है, तो इसको अपने पढ़ लेते हैं। तो ये जो पहले देखिए ये सारी इसमें अलग अलग विशेषता है कि किस पर ये एक्ट लगेगा और किस पर नहीं लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब मैंने क्या बताया, नेक्स्ट चलते हैं अपने। मैंने बताया कि सरफेसी एक्ट ने बैंकों को पावर दे दी कि आप प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकते हो, बट इसमें एक सेक्शन 13(2) है, उसके बारे में आपको याद रखना है कि सरफेसी एक्ट 2002 के सेक्शन 13(2) में एक बात कही गई है कि आप जिस भी पर्सन पर बैंक सरफेसी एक्ट लगाना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले उसे डिमांड नोटिस देना जरूरी है, ताकि उसे पता चल जाए कि मेरे पर अब ये सरफेसी एक्ट लगाया जाएगा और मेरी जो प्रॉपर्टी है उस पर अब बैंक अपने कब्जे में ले लेगा या अपने अधिकार में ले लेगा, अगर क्योंकि मैंने लोन नहीं भरा। तो ये एक जरूरी भी है, क्योंकि बैंकों को सीधी पावर थी तो ये पार्टी को पता तो होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी पर अब बैंक अपना कब्जा कर रहा है। तो लिखिए, अगर किसी पर्सन पर बैंक यह एक्ट लगाता है तो उसे 60 दिन पहले एक डिमांड नोटिस देना अनिवार्य है। ये कंपल्सरी है कि उसको उस पार्टी को पहले इंटीमेशन देना जरूरी है कि उस पर ये सरफेसी एक्ट है वो लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है कि सेक्शन 13(2) में इन सरफेसी एक्ट 2002 में ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना। तो ये था स्टूडेंट सरफेसी एक्ट, जिसमें बैंकों को एक राइट मिला कि हाँ आपको कोर्ट के लफड़े में नहीं पड़ना, अगर आपने लोन दिया है टाइम पर नहीं है तो आप अपने अधिकार में ले लो। अब देखो, जब बैंक अपने अधिकार में उस प्रॉपर्टी को ले लेगा, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, उसकी रिकवरी भी करनी होगी, तो उसके बारे में अपने पढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद स्टूडेंट एक सरफेसी एक्ट जब लग जाता है तो बैंक प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली, पर उसकी रिकवरी तो होनी चाहिए या उसको सेल तो करना पड़ेगा ना, कि जिससे उनकी जो भी लोन की अमाउंट थी वो तो कम से कम पूरी हो। तो उसके लिए कंपनी जो बैंक है वो क्या करती है, या तो सीधी उस प्रॉपर्टी की ऑक्शन लगा देगी। ठीक है, अगर उनको लगता है कि नहीं जितना हमने लोन दिया था उतनी रिकवरी नहीं हो रही, इंटरेस्ट तो दूर की बात, हमारा जो मूल लोन था वो ही पूरा नहीं हो रहा, तो वो क्या करती है, वो ARC के साथ कांटेक्ट करती है या ARC के साथ
टाई अप करती है। तो अब पढ़ते हैं कि एआरसी एक्चुअली में क्या है। तो एआरसी की फुल फॉर्म आपने बहुत बार पढ़ी होगी, एग्जाम में भी देखी होगी एआरसी क्या होती है। एआरसी एक प्रकार की कंपनीज होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब देखिए एआरसी का काम क्या होता है। मैंने क्या किया कि बैंक ने प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया, ठीक है। ये कोई एसेट्स या एसेट्स बोल दो या फिर इसको प्रॉपर्टी बोल दो। इसको इस पर लोन था और बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। ये अब बैंक के पास है। बैंक ने इसकी ऑक्शन लगाई बट इसको सेल करने की कोशिश की, बट उतनी जो अमाउंट थी वो मिल नहीं रही थी जितना का लोन था। तो बैंक ने टाई अप कर लिया, किसके साथ? एआरसी के साथ। अब एआरसी क्या करेगी? एआरसी एक तो ये कि बैंक का मान लो कि ये जो अमाउंट था वो मान लो 10 करोड़ का था, 10 करोड़ का लोन था, ठीक है। अब बैंक ने बोला कि कहीं ना कहीं अपनी रिकवरी होनी चाहिए, पूरी ना तो कुछ तो अमाउंट हो। तो मान लो कि एआरसी ने बोल दिया कि हम आपको 95 करोड़ दे देंगे इस प्रॉपर्टी के, या फिर मान लो कि हम आपको कितने 90 करोड़ दे देंगे, या मान लो कि सॉरी 10 ही करोड़ है, ठीक है। मान लो कि वो बोल दे कि मैं आपको 9 करोड़ दे दूंगी या 9.5 करोड़ दे दूंगी, ठीक है। तो या मान लो कि 10 करोड़ दे दिए, तो यहां पर क्या करेगी? एआरसी पे कर देगी बैंक को 10 करोड़ रुपए, ठीक है। अब बैंक को अपनी अमाउंट मिल गई, प्रॉपर्टी किसके कब्जे में आ गई? एआरसी। अब एआरसी क्या करती है? ये रिकंस्ट्रक्शन करती है, यानी उस प्रॉपर्टी पर, ठीक है, कोई क्या क्या कोई शॉप वगैरह बना दी, ठीक है, यानी दोबारा से उसको तोड़ फोड़ कर कुछ उसको रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब कोई शॉप बना दी, कोई अपार्टमेंट बना दिए, ठीक है। तो ये क्या करेगी? उसी प्रॉपर्टी पर कुछ अपार्टमेंट या फिर शॉप वगैरह बना के उनको सेल करके और अपना पैसा पूरा करेगी। अगर इससे ऊपर उनको इनकम होती है तो वो उनकी क्या होती है? वो इनकम होती है कि हमने 10 करोड़ तो दिया था, बट अब इसके ऊपर चाहे उनको 20 करोड़ आए, चाहे 30 करोड़ आए, चाहे 50 करोड़ आए, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन करना एआरसी का काम है, उसको सेल करना, कॉम्प्लेक्स बनाना, अपार्टमेंट बनाना, ठीक है, शॉप बनाना, ये सारा किसका काम है? ये एआरसी काम है। और ये इसको सेल करके चाहे कितना भी सरप्लस या कितना भी प्रॉफिट कमाए, ये इन पर डिपेंड करता है। तो एआरसी क्या करती है? ऐसे जो एसेट्स जो सरफेसी एक्ट जिस पर चलाया जाता है, अगर उसकी रिकवरी बैंक से ना होती हो तो एआरसी उनके साथ टाई अप करके बैंक को उनकी अमाउंट दे देती है, और बाकी जो अपना प्रॉफिट है वो अपार्टमेंट, शॉप, कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाकर अपना प्रॉफिट जनरेट करती है। तो स्टूडेंट ये होता है एआरसी का मेन जो काम होता है। तो एआरसी अगर इंडिया में मैं एआरसी में एफडीए की बात करूं तो इसमें एफडीए 100% है, ये अपने को याद रखना है। एफडीए कितना है? 100% है इन एआरसी, यानी बाहर का कोई भी व्यक्ति वो एफडीए के थ्रू 100% पैसा एआरसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये था स्टूडेंट एआरसी जो मेनली सरफेसी एक्ट चलाए जाने के बाद में काम में आता है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए एआरसी के बाद में आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मान लो कि सरफेसी एक्ट के द्वारा या एनपीए में आ गया, तो अगर उससे बचना चाहता है तो वो किस हिसाब से बच सकता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपने कि अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के बाद भी बचना चाहता है कि मेरा जो संपत्ति है उसको नीलाम ना हो, ना ही एआरसी के पास जाए, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? तो नंबर 1 तो कंडीशन ये होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर एनपीए से बचना चाहता है तो वो डीआरटी में जाकर स्टे ले सकता है। जो मैंने आपको डीआरटी बताई कि 33 हाई कोर्ट परिसर में होती है, ठीक है, वहां पर स्टे ले सकता है जाके, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति बचना चाहता है, ठीक है, अगर कोई पर्सन एनपीए की जो कार्रवाई है, यानी आगे की जो कार्रवाई होती है जिसमें संपत्ति वगैरह नीलाम होती है, से बचना चाहता है, तो वो कहां पे जा सकता है? डीआरटी में जाकर
डीआरटी से स्टे ले सकता है, यानी उस काम को वहीं पे रुका देगा, स्टे का मतलब, ठीक है, स्टे ले सकता है। अब मान लो कि डीआरटी में भी उसकी बात ना सुनी जाए तो, ठीक है, तो वो कहां पे जा सकता है? अगर डीआरटी में भी अगर उसकी बात ना सुनी जाए तो स्टूडेंट वो डीआरएटी में जा सकता है। डीआरटी मेनली क्या है, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे ही डीआरटी तो मान लो कि हाई कोर्ट है, तो और सुप्रीम कोर्ट कौन है? डीआरएटी। तो अगर यहां से अगर डीआरटी से भी डीआरटी में सुनवाई ना हो तो वह डीआरएटी में अपनी बात रख सकता है। डीआरएटी में अपनी बात रख सकता है। अब देखिए, मैंने कहा था कि जैसे डीआरटी जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे डीआरटी तो क्या है? हाई कोर्ट है, और डीआरएटी क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट है। तो डीआरएटी क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। डीआरएटी देखिए क्या है, डीआरएटी डीआरटी से बड़ी होती है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट डेब्ट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, डेब्ट रिकवरी एपिलिएट ट्रिब्यूनल। तो जो डीआरएटी है इसमें वो जाके अपनी बात रख सकता है, वहां से स्टे वगैरह ले सकता है जो भी आगे की कार्रवाई करनी है। तो ये डीआरटी से बड़ी होती है डीआरएटी। अगर मैं डीआरएटी की बात करूं तो इसकी जो इंडिया में जो पहली जो डीआरएटी खुली थी वो खुली थी स्टूडेंट सन 2000 में चेन्नई में, ठीक है। तो जो फर्स्ट डीआरएटी खुली थी वो खुली थी स्टूडेंट 17 फेब इन 2000, कहां पे? चेन्नई में, ये चेन्नई में खुली थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट में स्टूडेंट टोटल 5 डीआरएटी है इंडिया में काम कर रही है। कितनी है? 5 डीआरएटी है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि टोटल डीआरटी और डीआरएटी कितनी है, तो जो डीआरटी थी वो तो थी 33, और जो डीआरएटी है वो कितनी है? 5 है, तो टोटल कितनी होगी? 38 डीआरएटी और डीआरटी है टोटल, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। तो स्टूडेंट डीआरएटी मैंने आप बता दिया, डीआरएटी क्या है? ये डीआरटी से बड़ी होती है, ठीक है। तो और इंडिया में टोटल कितनी डीआरटी काम कर रही है? ये कर रही है 5। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये होती है कि जब एनपीए में कोई कस्टमर अपनी सुनवाई चाहता है कि मेरी बात एक बार और सुनी जाए, तो वो अपना जो मामला है वो रख सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे, अब बात आती है, एक तो बात आ गई सरफेस चेक चला के उसने उसको कब्जे में ले लिया। अब दूसरी बात ये भी आती है कि जो बैंक है वो उसको कब्जे में ना लेकर उसका जो शेयर होल्डर बन जाए, या फिर ऐसा भी कुछ कंडीशन हो सकती है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है स्टूडेंट, वो होती है एसटीआर, स्पेशल डेब्ट रिस्ट्रक्टिंग, एसटीआर, स्पेशल डेब्ट रिस्ट्रक्टिंग, स्पेशल डेब्ट रिस्ट्रक्टिंग। तो ये देख, स्पेशल डेब्ट रिस्ट्रक्टिंग क्या है, ठीक है। वैसे एक एसडीआर वो भी होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ठीक है, वो एक अलग है, वो आईएमएफ का पार्ट है। बट ये एसडीआर इंडियन जो बैंकिंग या फाइनेंशियल जो टर्मिनोलॉजी है उसमें ये यूज होता है एसडीआर। तो इसको अपने को याद रखना है, एसडीआर क्या है? स्पेशल डेब्ट रिस्ट्रक्टिंग। अब देखिए स्पेशल डेब्ट रिस्ट्रक्टिंग क्या है, कि एक तो होता है कि
बैंक है वो सरफेसी एक्ट चलाकर उसमें अपना जो प्रॉपर्टी है वो कब्जे में ले ले। दूसरी बात होती है कि बैंक अपने डेब्ट को, यानी जो भी उसने जो अमाउंट उसने लोन में दी है, बैंक अपने डेब्ट को इक्विटी में, ठीक है, यानी कंपनी के जो इक्विटी है उसमें चेंज कर सकता है, ठीक है। यानी अर्थात अगर कोई कंपनी लोन का जो पैसा है वो ना लुटाए तो बैंक उतना ही शेयर होल्डर उस कंपनी का बन सकता है, ठीक है। तो ये जो एसडीआर है ये आरबी और सेबी ने मिलकर शुरू किया था, ठीक है। तो एसडीआर को शुरू किसने किया? आरबी और सेबी ने मिलकर किया था शुरू, ठीक है, आरबी एंड सेबी ने। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है वो बैंक का लोन चुका नहीं पा रही, ठीक है, अगर कंपनी है, कंपनी बैंक का लोन चुका नहीं पा रही, नहीं चुका रही, ठीक है। अब लोन चुका नहीं रही तो ये हो गया कि उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी जो उसने गिरवी रखी है उसको अपने कब्जे में ले ले। या फिर कंपनी ये भी कर सकती है कि उसने देखा कि चलो ठीक है कंपनी का काम ठीक, इसकी ब्रांड वैल्यू ठीक थी, बट आज मार्केट डाउन होने की वजह से ये कंपनी लॉस में चल रही है, तो बैंक ये भी उसको थोड़ी अपने डिबेट या बोल सकते हैं या सहूलियत दे सकता है कि वो जितना उसने लोन में पैसा दिया या जितना पैसा उसका बन रहा है, ठीक है, वो उसको इक्विटी में शेयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यानी बैंक अपना लोन का पैसा इक्विटी में चेंज कर सकता है। अब देखिए वो कैसे, एसबीआई बैंक था, फॉर एग्जांपल अपने समझ लेते हैं, एसबीआई बैंक था, इसने मान लो कि कोई कंपनी थी XYZ, इसको 10 करोड़ रुपए लोन में दिए, ठीक है, कुछ टाइम बीता, लोन के रूप में दिए, और ये लोन की जो राशि थी, ठीक है, ये विद इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, विद इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल ये टोटल होगी 11 करोड़। तो टोटल कितना पैसा लेना है? टोटल होगी 11 करोड़, ठीक है। अब एसबीआई बैंक के पास एक तो ऑप्शन ये है कि उसकी जो संपत्ति उसने गिरवी रखी है उसको अपने कब्जे में लेकर उसको एआरसी को दे, चाहे वो उसको नीलाम करे, अपना पैसा पूरा करे। एक क्या है कि मान लो कि इस जो कंपनी की है जो टोटल जो कैपिटल है, यानी जो टोटल जो शेयर प्राइस है इसका, यानी जो शेयर मार्केट में इस कंपनी का जो टोटल प्राइस है 100% इसका शेयर है, क्योंकि कंपनी की जो टोटल 100% जो भी हिस्सेदारी है या 100% जो भी उसका पैसा है वो कितना, मान लो 100 करोड़ है, यानी ये कंपनी कितने करोड़ की है? टोटल 100 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकता है, एक तो कि उसकी एसेट बेच दे, एक क्या कर सकता है कि ये 11 करोड़ है ना, ये वो इक्विटी में पार्टनर बन जाए, ठीक है, यानी शेयर होल्डर बन जाए। अब इसमें क्या हो सकता है, 100 का 11 कितना हो गया? 11%। तो एसबीआई इस XYZ का 11% शेयर होल्डर बन गया, ठीक है, इसने इक्विटी में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये होता है एसडीआर। ये क्या होता है? ये होता है स्टूडेंट एसडीआर। तो एसडीआर समझ में आया कि जो जितना पैसा लेना था उसको उतने परसेंट का, अगर उतना पैसा कंपनी के टोटल जो एसेट है उसका जितना परसेंट बनता है उतना उसका शेयर होल्डर बन गया। तो ये हो गया एसडीआर, स्पेशल डेब्ट रिस्ट्रक्टिंग। अब इसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा लोक अदालत, कि लोक अदालत क्या होती है। तो लोक अदालत देखिए क्या होती है। लोक अदालत का कोई ये काम नहीं होता कि इस पर जुर्माना लगा दो या ये कर दो वो कर दो, ये नहीं होता। लोक अदालत का स्टूडेंट सिर्फ एक काम होता है, वो होता है सेटलमेंट करना, ठीक है। क्या करना? सेटलमेंट करना। ये लोक अदालत का मेन जो पर्पस होता है। तो इसमें क्या होता है कि लोक अदालत क्या करती है कि 20 लाख तक के, मैक्सिमम कितने, 20 लाख तक के सेटलमेंट के मामले सुलझाए जाते हैं, ठीक है, यानी सेटलमेंट किया जाता है। 20 लाख तक का जो भी एनपीए का मामला है उसका सेटलमेंट किया जाता है। तो अपने बोल सकते हैं कि यहां पर
एनपीए के 20 लाख तक के सेटलमेंट किए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 20 लाख तक के हैं। ठीक है, 20 लाख से ऊपर नहीं होगा। 20 लाख से ऊपर के मामले हैं तो वो कहां पे जाएंगे, वो जाएंगे डीआरटी में। ठीक है, तो ये देख लो 20 लाख से 20 लाख तक हो गया लोक अदालत, और 20 लाख से ऊपर मैंने क्या बताया, डीआरटी में वो मामले जाते हैं। तो अगर किसी भी बैंक और पार्टी के बीच में 20 लाख तक का मामला है, तो अगर बैंक चाहता है कि मेरा तो जो इंटरेस्ट है वो इतना बन गया, मैं इतना लूंगा, ठीक है, पार्टी बोलती नहीं, मैं मेरे पास तो अभी इतना ही है, मेरे को आप एनओसी दे दो, ठीक है, और आप इतने में अपने सेटलमेंट कर लेते हैं, तो वहां पर अगर सेटलमेंट नहीं होता तो लोक अदालत क्या करती है, बीच में आकर दोनों पार्टियों के बीच में सेटलमेंट कराती है। तो मैक्सिमम जो मामले होंगे वो 20 लाख तक के जाएंगे लोक अदालत में। अब नेक्स्ट एक बात आती है, एक आपने नेक्स्ट एक चीज और पढ़ लेते हैं। एक चीज और कर लेते हैं अपने, S4A। S4A इसकी फुल फॉर्म देखिए, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग स्ट्रेस्ड एसेट्स। स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग स्ट्रेस्ड एसेट्स। अब देखिए ये क्या होता है मैंने आपको बताया कि एसडीआर में बताया कि बैंक चाहे तो अपनी जितना भी उसका लोन है वो इक्विटी में चेंज कर सकता है। S4A में, यानी S4 का मतलब S 4 बार है, यानी S S S S और A। तो फर्स्ट S है उससे स्कीम, फॉर सेकंड से सस्टेनेबल, थर्ड से है स्ट्रक्चरिंग, और लास्ट जो S है उससे स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब S4 का मतलब यानी S 4 बार है। ठीक है, अब देखिए जो S4 है ए है, इसको समझिए। एसडीआर में मैंने आपको बताया कि बैंक चाहे तो अपना जो लोन का पैसा है विद इंटरेस्ट जितना बनता है उसको इक्विटी में चेंज कर सकता है। ये तो हो गया एसडीआर में। S4A में क्या है, बैंक के पास ये तो ऑप्शन है ही है कि वो अपना जो लोन का पैसा वो इक्विटी में शेयर कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये भी है, बैंक उस कंपनी को या जो भी कंपनी है XYZ, उस कंपनी को थोड़ा लोन और देकर, ठीक है, उसकी मदद भी कर सकता है। ठीक है, बैंक को लगता है कि यार ये कंपनी काफी अच्छी है, प्रॉफिट में जाएगी इन फ्यूचर, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि इसको लोन तो दिया ही है तो मैं थोड़ा सा लोन और दे देता हूं ताकि जो कंपनी है वो ग्रो कर जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है कि बैंक के पास ये भी ऑप्शन है कि वो और भी लोन दे सकता है। तो इसको अपने याद रखना है कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टूडेंट S4A, यानी ये S4A स्कीम में आता है। ठीक है, तो अपने इसको लिख लेते हैं कि बैंक अपने लोन को इक्विटी में शेयर कर सकता है, इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है, इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है। तो इक्विटी में कन्वर्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है STR। या फिर या बैंक उस कंपनी को कुछ और समय या लोन की या लोन दे सकता है।
ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा S4A, यानी बैंक उस कंपनी को कुछ और समय यानी लोन चुकाने के लिए कुछ और समय दे दे, या फिर उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उसे कुछ लोन और दे दे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा S4A, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक है, तो समझ गए। तो इससे क्या होगा कि उस कंपनी को थोड़ा टाइम मिल जाएगा लोन चुकाने में, और वो एक समय बाद क्या करेगी, अपना लोन की जो राशि है उसे चुका देगी उस पर्टिकुलर बैंक को। अब नेक्स्ट देखिए, एक चीज और आती है जिसके बारे में आपने नाम सुना होगा, IBBI। फुल फॉर्म आप सब फुल फॉर्म आपने सुनी होगी, इसका नाम भी सुना होगा। IBBI है क्या? आई से है इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी। बी से है बैंक्रप्सी, बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो IBBI जो है वो इंडिया में जो इंप्लीमेंट किया गया, वो बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी द्वारा IBBI की स्थापना की, यानी ये कमेटी थी बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी, बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी। ये कमेटी थी जिसने सुझाव दिया था कि IBBI की स्थापना की जानी चाहिए, तो उस कमेटी के सुझाव पर ही IBBI की स्थापना हुई। तो बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी द्वारा इसकी स्थापना की गई। द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो जो बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे TK विश्वनाथन, यानी कौन थे, TK विश्वनाथ। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे TK विश्वनाथ, यानी बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे TK विश्वनाथ। तो इस कमेटी ने सुझाव दिया कि एक IBBI है वो इस बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए, तो इनके सुझाव पर ही इस IBBI की स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी स्टूडेंट है 1 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, तो इसकी स्थापना लिख लीजिए 1 अक्टूबर 2016 को स्टूडेंट इसकी स्थापना की गई। अब इसकी अगर अब मैं इसके हेड ऑफिस की बात करूं कि इसका हेड ऑफिस कहां पे है, तो हेड ऑफिस है स्टूडेंट इसका नई दिल्ली में। ठीक है, तो हेड ऑफिस लिख लीजिए, हेड ऑफिस है इसका नई दिल्ली में। हेड ऑफिस कहां पे है, हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। अब देखिए कि IBBI क्यों बनाया गया, तो स्टूडेंट ये भी क्या है, ये एक प्रकार की स्पेशल कोर्ट है, बट इसमें जो सुनवाई होती है ना वो जल्दी जल्दी होती है। यानी IBBI क्या है, IBBI स्टूडेंट एक प्रकार की क्या है, स्पेशल कोर्ट है, जिसमें सुनवाई जल्दी होती है। इसमें क्या है, सुनवाई जल्दी होती है। ठीक है, तो ये अपने याद रखना कि ये भी क्या है, एक प्रकार की स्पेशल कोर्ट है, जैसे कि कौन सी है, जैसे DRT या DRAT है, ये भी ये क्या है, स्पेशल कोर्ट है, ये अपने को याद रखना है। अब देखिए मैंने आपको लोक अदालत बताई, DRT बताई, DRAT बताई, इन सब में मैंने आपको लिमिट बताई कि इसमें कितने लाख से ऊपर के मामले आते हैं। सरफेसी में भी बताया कि 1 लाख से ऊपर के जो मामले हैं वो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत आ सकते हैं। पर अब अपने को याद रखना है कि कौन सी, यानी जो IBBI है इसमें भी कितने अमाउंट तक के जो मामले हैं वो आते हैं। तो अगर अपने मिनिमम जो लिमिट देखें, ठीक है, इसमें आपको 2 चीजें रखनी है, एक तो है इंडिविजुअल के लिए और एक है
कंपनी के लिए, यानी जो कंपनी के लिए, यानी आपने देखा है कि जो लिमिट है वो क्या है, ठीक है, जो लिमिट है वो क्या है। तो मैं अगर कंपनी की बात करूं, कंपनी के लिए मिनिमम है 1 लाख, यानी 1 लाख से ऊपर के जो मामले हैं वो उनकी सुनवाई आईडीबीआई में हो सकती है। और इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि इसमें है ना जो सुनवाई है वो बहुत जल्दी होती है और जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट बात आती है इंडिविजुअल पर्सन की, इसके बाद बात आती है इंडिविजुअल की, यानी कोई एक पर्सन है, अगर उस वो एनपीए हो गया, ठीक है, ठीक है, उसका अकाउंट एनपीए हो गया, उसकी लिमिट क्या होगी कि उसकी कितनी अमाउंट से ऊपर उसकी लिमिट होनी चाहिए कि जिसमें आईबीआई में उसकी सुनवाई हो सकती है। तो इसमें 1,000 से ऊपर के, यानी मिनिमम जो लिमिट है वो 1,000, अगर 1,000 या इससे ऊपर कई अमाउंट है तो उसकी भी सुनवाई आईडीबीआई में हो सकती है। तो ये है स्टूडेंट इसकी लिमिट, इसको आप ढंग से याद कर लेना, कंपनी की 1 लाख और इंडिविजुअल की 1,000 है, ये अपने को याद होनी चाहिए। तो आईडीबीआई में स्टूडेंट इस प्रकार जो एनपीए के मामले हैं वो जाते हैं और ये एक प्रकार की स्पेशल कोर्ट है। अब बात आती है एक लास्ट और है, ये तो हो गया कि बोथ यानी कंपनीज, कॉर्पोरेट या फिर इंडिविजुअल जो पर्सन है उनकी सुनवाई के लिए अलग अलग हो गए। अब एक अपनी संस्था की एक और बात करते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट या फिर कंपनीज के जो एनपीए के मामले हैं उनकी सीधी सुनवाई होती है, ठीक है, यानी अगर कंपनी और कॉर्पोरेट के जो मामले हैं वो सीधी कहां पे सुने जाते हैं तो उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन आती है स्टूडेंट एनसीएलटी, नाम सुना होगा आप सबने। एनसीएलटी क्या है, एनसीएलटी देखिए इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं अपने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब एक एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो हुई थी 1 जून 2016 को। स्थापना कब हुई थी, 1 जून 2016 को। और एक कमेटी का नाम याद रखना, जस्टिस एराडी कमेटी की सिफारिश पर, जस्टिस एराडी कमेटी की सिफारिश पर स्टूडेंट 1 जून 2016 को एनसीएलटी की स्थापना की गई। अब देखिए जो एनसीएलटी है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये किसके अंतर्गत आता है, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आता है। तो जस्टिस एराडी कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। कंपनी एक्ट 2013 के तहत, ठीक है, यानी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई 1 जून 2016 को एनसीएलटी की नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब इसका मेन पर्पस मैंने आप बता दिया कि जो इसमें क्या है, जो कंपनी और कॉर्पोरेट के एनपीए के जो मामले होते हैं उसकी सीधी सुनवाई एनसीएलटी में होती है, ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस है। तो इसका कार्य क्या है, अगर मैं काम की बात करूं इसका वर्क क्या है या फिर इसमें क्या फैसिलिटी होती है, तो इसमें कॉर्पोरेट या फिर कंपनी, कॉर्पोरेट एंड कंपनी के जो एनपीए केस की सुनवाई, एनपीए मामलों की सुनवाई
जल्दी होती है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनीज या फिर कॉर्पोरेट के जो एनपीए के केस है उनकी सुनवाई होती है। तो इसको अपने अच्छी तरीके से याद रखना कि एनसीएलटी में सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट एंड कंपनीज के मामले ही जाते हैं, ये अपने को याद रखना है। तो स्टूडेंट ये डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने आपको अलग अलग कुछ कोड थी, ठीक है, अलग अलग जो कुछ संस्थाएं थी जिसके बारे में बताया कि अगर एनपीए हो जाए तो बैंक किस तरीके से अपनी रिकवरी कर सकता है, कस्टमर है वो किस तरीके से अपनी जो सुनवाई है वो रख सकता है या अपनी बात रख सकता है, या फिर जो बैंक है वो जो कंपनीज या फिर जो कंपनीज है उनको किस हिसाब से रिबेट दे सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू मनी। ठीक है, और इसके बाद था कि अगर सीधी उसके बाद में धीरे धीरे किस हिसाब से चेंजेस आए कि एनपीए की सुनवाई और जल्दी होने लगी, उनकी लिमिट क्या है, तो उसके बारे में अपने डिटेल से स्टडी कर लिया है। तो अपना जो पिछला लेक्चर और इस लेक्चर, इन दोनों लेक्चर में अपने एनपीए का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। अगर एनपीए के जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं होगा, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे कि कैसे कैसे करके एनपीए वर्क करता है और किस हिसाब से इंडिया में इसकी रिकवरी होती है, बैंक के हिसाब से रिकवरी करता है, इसके बारे में आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। सो थैंक यू एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।